अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मज़े में हैं। और सर्दियों का सीज़न है तो इसमें स्टाइल और पहनावे भी चेंज हो गए हैं। अच्छा जी, अब क्योंकि वेलवेट बड़ा इन हो गया है और ख़वातीन बड़ी तादाद में शादी सीज़न में वेलवेट के कपड़े, वेलवेट की साड़ियाँ भी बना रही हैं। तो जब भी आप वेलवेट ख़रीदें, ये देख कर ख़रीदें, ये सोच कर ख़रीदें कि वेलवेट में भी दो तरह की क्वालिटी होती है। एक क्वालिटी वो जो कि आसानी से प्रेस हो जाती है, आयरन हो जाती है, लेकिन स्टीम आयरन। जब भी आप वेलवेट का ड्रेस पहनेंगे या जब भी आप कोई वेलवेट का कोई साड़ी बनाएंगे तो आप उसको स्टीम आयरन करेंगे, क्योंकि अगर आप उसको पीछे की तरफ से आयरन करेंगे तो उसके जलने के जो है वो बढ़ जाते हैं इम्कानात, और अगर आप उसको फ्रंट से करेंगे तो उसके ऊपर काम बना हुआ होता है जो कि प्रॉब्लमेटिक होता है। अच्छा, वेलवेट का ड्रेस पहनने से पहले आपने दो बातों का ख्याल रखना है जो आपकी सेहत से रिलेटेड है। एक तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप वेलवेट का जो ड्रेस है उसको किस तरह से आयरन कर सकते हैं। फिर दूसरा ये कि बहुत सारे लोग यूजुअली पूरा साल ही वेलवेट नहीं पहनते हैं और जब सर्दियों का सीज़न आता है तो वो वेलवेट पहनते हैं और उसके नीचे जब जो काम बना हुआ होता है या जो उसके ऊपर जो भी वर्क हुआ हुआ होता है या उसके ऊपर जो भी काम होता है, डेफिनेटली वो उसको देख के वो वेलवेट का ड्रेस नहीं लेते। लेकिन स्किन एलर्जी बहुत सारे लोगों को वेलवेट के ड्रेस से ही होती है और ये बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि जी हमें जो है वो इचिंग हो रही है, हमारी स्किन जो है वो रेड हो गई है, क्योंकि जो वेलवेट होता है वो बहुत सारे लोगों की स्किन की एलर्जी का भी बायस बनता है। तो जब भी आप वेलवेट का ड्रेस पहने तो कोशिश करें कि पहले आप अपना जो पैच टेस्ट है ना वो कर लिया करें। मतलब वो ड्रेस आप लगा के देख लिया करें अपने यहाँ पर हाथों पर कि उस ड्रेस से आपको एलर्जी तो नहीं है। थोड़ी देर रख के देख लिया करें, थोड़ी देर लगा कर देख लिया करें। इनफैक्ट ऑर्गेनेंजा हो, ऑर्गेनेंजा के दुपट्टे हों, वेलवेट हो या फिर इस तरह के ड्रेसेस जो बहुत ज़्यादा काम वाले या लाइनिंग वाले होते हैं, तो उसे ज़रूर आप अपने हाथ पे रख के पैच टेस्ट किया करें ताकि आप स्किन एलर्जी से बच सकें। क्योंकि एक दफ़ा अगर कपड़ों की वजह से आपको एलर्जी हो जाए तो फिर ये एलर्जी जो है आपको थ्रू आउट 2-3-4 महीने तक रहती है, क्योंकि वो आपकी स्किन को बुरी तरीके से डैमेज कर रही होती है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और टॉप स्टोरी जो है वो आपके साथ में शेयर करते हैं। टॉप स्टोरी क्या है जनाब? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गार्बेज पॉइंट के हवाले से। और गार्बेज पॉइंट जो है, कराची में कचरा कुंडियों के खात्मे की जो है वो हिदायत कर दी गई है और इस हवाले से जो मुतालिका काम है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। सफाई के निज़ाम में बेहतरी नागुज़ीर है, वज़ीर बल्दियात सिंह जो हैं वो ऐसा कहते हैं। अच्छा जी, अगली टॉप स्टोरी जो है वो है कि कराची में हैवी ट्रैफिक, गाड़ियों के खौफनाक हादसात, वाटर टैंकर और तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 2 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं। इंतहाई अफसोसनाक जो है ये वाक़या हुआ है। कराची ज़ू की बात कर लेते हैं, कराची चिड़ियाघर की बात कर लेते हैं। कराची चिड़ियाघर के हवाले से जो खबर है वो ये है कि कराची चिड़ियाघर में अब खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि शेरनी ने 3 सेहतमंद बच्चों को जन्म दे दिया है। इसकी तफसील जानिएगा टॉप स्टोरी के सेगमेंट में। अच्छा जी, अब कुछ बात करते हैं फूड एग्रो के हवाले से। और फूड एग्रो जो है ये वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने कराची एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश का जो है वह इफ्तिताह कर दिया है और इसकी तफसील भी आपको बताएंगे अब से कुछ देर बाद। अच्छा जी, अब सिंध में जो डेंगू की सूरत हाल है, जो सिंध में सेहत की सूरत हाल है वो कुछ इस तरीके से है कि सिंध में डेंगू की सूरत हाल बरकरार, मजीद 373 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और ट्रैफिक सिग्नल्स के हवाले से बात कर लेते हैं कि कराची के 4 बड़े चौराहों पर जदीद ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं वो अब नस्ब कर दिए गए हैं। उनकी तनसीब जो है उसकी मंजूरी दे दी गई है, यानी कि जल्दी नस्ब कर दिए जाएंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं पाक बहरिया के हवाले से। पाक बहरिया का एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा, एंड दैट्स रियली ग्रेट। इसकी तफसील भी आपसे थोड़ी सी देर में हम शेयर करेंगे। अच्छा जी, जॉबलेस रिपोर्ट के हवाले से आपको बताते हैं कि एक जॉबलेस रिपोर्ट है जिसमें मुल्क में बेरोज़गारी में इजाफा, 59 लाख अफराद जो हैं वो बेरोज़गार हैं, शरह 7.1% हो गई है। ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें पाक भारत मैच 15 फरवरी को होगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ मौसम की सूरत हाल जो है वो आपके साथ में शेयर करते हैं। शहर कायद का मौसम जो है वो किस तरह से है, वो थोड़ा सा ड्राई है और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, जिस वजह से मैंने अभी आपको ये ड्रेस वाली बात भी बताई, क्योंकि इस मौसम में जो ड्राई मौसम होता है इसमें कपड़ों से भी एलर्जी होती है। तो ड्राई मौसम है, ड्राई वेदर है। इसके अलावा जो है दिन भर मौसम कैसा है? दिन भर मौसम थोड़ा सा गर्म है। हब्स है कराची में दिसंबर के वक्त में सर्दी की शिदत में इजाफा भी मुतवक्के है। ओवरऑल वेदर फोरकास्ट क्या है ये आपके साथ में शेयर करते हैं थोड़ी सी देर में।
हमारी स्क्रीन पर शेयर करेंगे हम, और आपको बताएंगे कि 11 बजे मौसम कैसा रहेगा, 12 बजे मौसम कैसा रहेगा और 1 बजे मौसम कैसा रहेगा, ताकि आप जो है वो उस हिसाब से तैयारी करके बाहर जाएं। तो जनाब वेदर फोरकास्ट आ गई है, 11 बजे 24 सेंटीग्रेड, 12 बजे 26 सेंटीग्रेड, 1 बजे 28 सेंटीग्रेड और 2 बजे जो है वो 29 सेंटीग्रेड ये मौसम जो है वो रहेगा। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो है जल्दी से चलते हैं और वेजिटेबल प्राइस जो है वो भी शेयर कर लेते हैं कि वेजिटेबल प्राइस क्या है। तो थोड़ी सी देर में आपके सामने जो है हमारी स्क्रीन पर ये वेजिटेबल प्राइस जो है वो पॉपअप हो जाएंगे, और फिर हम आपको बताएंगे कि वेजिटेबल प्राइस जो स्टैटिक प्राइस होते हैं, प्राइस लिस्ट होती है, उसमें क्या है। जनाब टमाटर है 127, इसके बाद आलू जो है वो 58 पर आ गए हैं, इसके बाद जो है जनाब क्या है, इसके बाद लहसुन जो है वो 288 पर हैं, फिर व्हाट वी हैव अदरक 345 पर, और वी हैव गाजर 100। अच्छा जी, उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास तुरई है जो कि 150 पर है, फिर हमारे पास जो है वो लौकी है 58, देन व्हाट वी हैव नेक्स्ट फूल गोभी जो है 46 पर है, फिर उसके बाद खीरा जो है वो 115 पर है, और फिर उसके बाद जो है भिंडी वो 253 पर है, और फिर प्याज जो है वो 115 पर है। अच्छा जनाब आगे बढ़ते हैं और करेंसी के जो रेट्स हैं वो आपके साथ में शेयर करते हैं कि करेंसी के जो रेट्स हैं वो क्या है। तो हेयर वी हैव ऑन आवर स्क्रीन करेंसी रेट्स। अच्छा जी, माल के हाल में हमारे पास है जी ऑस्ट्रेलियन डॉलर 185 190, इसके अलावा कैनेडियन डॉलर जो है वो 212 पर है, फिर यूरो जो है वो 335 है, कुवैती दिनार जो है वो 92 है, एंड जनाब नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है यूके पाउंड 384, फिर सऊदी रियाल 76 और यूएई दिरहम जो है वो 77 है, और फिर यूएस डॉलर जो है वो है 281 पर। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस की। शादी सीज़न है, लोग गोल्ड बड़ी तादाद में ख़रीद रहे हैं और इस्तेमाल होता है गोल्ड का, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ब्राइड को जो है वो देना होता है। तो गोल्ड की जो प्राइस है वो कुछ इस तरह से है कि आलमी मार्केट में सोना जो है वो $77 महंगा होकर $4142 फ़ी औंस पर पहुंच गया है, और 1 तोला सोना 7,700 रुपये महंगा हो गया। 1 तोला सोने की कीमत 4,36,562 रुपये पर पहुंच गई, और 10 ग्राम सोना 6,601 रुपये महंगा होकर 3,74,281 रुपये का हो गया, और 1 तोला चांदी 152 रुपये इजाफे से 5,422 रुपये पर पहुंच गई है। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से। तो शहर कायद में जो है वो दिल के अमराज में जो है इजाफा हुआ है, दिल के मरीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। तो नौजवान ख़वातीन और मर्द भी जो है वो दिल की बीमारियों का शिकार होने लगे हैं, और जो माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि मोटापा और ये जो मोटापा है और बाज़ार की जो अशिया इस्तेमाल करके वर्जिश ना करने से दिल के अमराज में इजाफा हो रहा है। मतलब जो आपका फ़ैट है और जो बाहर से आप खाना पीना खाते हैं उसकी वजह से अवाम भी वर्जिश को मामूल बनाए ताकि दिल की तकालीफ से महफूज रह सकें। एंड दैट्स रियली ग्रेट कि अगर ये कहा जा रहा है स्टार्ट में कि इस तरह से दिल के मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो रहा है, तो बल्कि मुझे मुस्तफ़ा कमाल की वो बात भी याद आ गई कि अभी रिसेंटली उन्होंने एक पॉडकास्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई ये जो नौजवान हैं 25-30 साल के लोग हैं, ये रातों को 12-12 बजे के करीब जो है वो जाते हैं और दो दरिया पे जाके खाने खाते हैं। वो तो डेफ़िनेटली उनके सोने का टाइम है, वो तो डेफ़िनेटली उनको अपनी रूटीन बनानी चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए ताकि वो दिल की बीमारियों से बच सकें। तो अपसाइड डाउन जो आपकी रूटीन होती है ना, उसकी वजह से भी आपका रूटीन ख़राब होता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एजुकेशन सेक्टर में क्या हो रहा है। तो इंटरमीडिएट बोर्ड के हवाले से खबर है कि इंटरमीडिएट बोर्ड ने सप्लीमेंट्री इम्तहान के एडमिट कार्ड जारी कर दी हैं। चलिए जी, जितने भी इंटरमीडिएट वाले हैं अब आप लोगों के जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी हो चुके हैं। रेगुलर तालिब इल्म अपने कॉलेज के हमरा ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, जबकि प्राइवेट उम्मीदवार एडमिट कार्ड खुद डाउनलोड कर सकते हैं। जनाब आप लोग खुद भी अपने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो अच्छा पढ़ना है, आगे बढ़ना है, ताकि आपने अपना मुस्तकबिल बेहतर करना है और मुल्क का नाम रोशन करना है। तो यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर टॉप स्टोरीज़ के सेगमेंट में आपसे मिलेंगे और हम भी टी ब्रेक ले लेते हैं। आप भी छोटा सा चाय का ब्रेक ले लें, कहीं नहीं जा रहे, वापस आए। वेलकम बैक। तो भाई खुश आमदीद आपको उस सेगमेंट में जो आपको पसंद है, जो मुझे पसंद है और हम सबको पसंद है। और इस सेगमेंट में करेंगे आज हम शुगर के ख़ात्मे की बातें कि शुगर कैसे ख़त्म की जाती है। तो शुगर ख़त्म करने का एक बड़ा ज़बरदस्त टोटका मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आपकी सेहत जो है बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाएगी और ये शुगर जो है ये ख़त्म हो सकेगी। तो शुगर ख़त्म करने का बेहतरीन और आजमूदा टोटका ये है जो मैं आपके साथ में अभी शेयर कर रही हूँ कि आपने देसी लहसुन जो है वो 100 ग्राम लेना है, सब्ज़ पुदीना 100 ग्राम, अदरक 100 ग्राम, अनारदाना 100 ग्राम। और तरीका क्या है इसको इस्तेमाल करने का, पहले आगे हमारे पास देसी लहसुन, सब्ज़ पुदीना, अदरक, अनारदाना, और आपने इन तमाम अज्जा को पीस कर
1 चाय वाला चम्मच रोज़ाना दही में मिक्स करके दिन में 1 बार इस्तेमाल करना है और आपकी शुगर जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये टोटका है शुगर को ख़त्म करने का, ये ज़बरदस्त सा आसान सा हल है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की शुगर है, किस लेवल की शुगर है। जो रैंडम आपकी शुगर होती है, जो नॉर्मल शुगर है, उसके लिए डेफिनेटली ये बड़ा अच्छा और आजमूदा टोटका है। अच्छा जी, अब एक रिसर्च आपके साथ में शेयर करते हैं कि जो लोग अपने खाने पीने का रूटीन जो है वो ठीक से नहीं रखते हैं, टाइम पर नहीं खाते हैं, या फिर उनकी फूड इंटेक जो है वो लो होती है, वो बहुत बड़े रिस्क में होते हैं। और इसके उनको क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ये मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो एक हालिया रिसर्च के मुताबिक इंकशाफ हुआ है कि खाने की बीमारियाँ, जैसे जिनमें बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ शामिल हैं, उसमें अगर आप मुब्तला हों तो तवील मुद्दती सेहत के लिए शदीद ख़तरात जो हैं वो पैदा हो जाते हैं। अच्छा, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के जो मुहक्किकीन हैं उनके मुताबिक इब्तदाई साल में आपको गुर्दे की नाकामी का ख़तरा 6 गुना बढ़ जाता है, जिगर के अमराज 7 गुना बढ़ जाते हैं, दिल की नाकामी 2 गुना और ज़ियाबतीस 3 गुना जो है वो बढ़ जाता है। फिर इसमें डिप्रेशन भी शामिल हो जाता है। डिप्रेशन खुद को नुकसान पहुँचाने और ख़ुदकुशी के इम्कानात भी नुमाया तौर पर बढ़ जाते हैं, जबकि कब्ल अज़ वक्त मौत का ख़तरा 4 गुना से ज़ायद हो जाता है। 5 साल बाद भी गुर्दे और जिगर के अमराज के इम्कानात 2.5 से 4 गुना ज़्यादा रहते हैं और 1 दिहाई बाद भी खुदकुशी का ख़तरा तकरीबन 3 गुना ज़्यादा होता है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि खाने की बीमारियों के शिकार अफराद के लिए तवील मुद्दती निगरानी, आगाही और मुसलसल तिब्बी सपोर्ट बड़ी ज़रूरी है। तो भाई खाना खाएँ, जान बनाएं, और खाना नहीं खाएंगे तो डेफिनेटली इससे होगा आपको नुकसान। आपको कितनी सारी बीमारियां जो है वो लग सकती हैं और आपकी जो लाइफ है वो भी ख़तरे में पड़ सकती है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जो खाने हैं, जो खाबे हैं, अभी हम बात कर रहे थे ना कि अगर अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो जो खाने और खाबे हैं वो खाने चाहिए। वेलकम बैक। तो भाई अपने सेगमेंट की तरफ बढ़ने से पहले एक बड़े प्यारे से बच्चे हैं मीर मोहम्मद खान गुरजानी, जिनकी बर्थडे है, उनको बर्थडे विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, 1000 मोर टू कम। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए। चलिए जी, आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। अपने सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जेनजी के हवाले से। जेनजी जो हैं उन्होंने ओवरऑल पूरी दुनिया में ही ना तहलका मचा के रखा हुआ है, और ये वो यूथ है या इसमें शामिल वो लोग हैं जिनके बारे में ये मशहूर है कि जेनजी बड़े बदतमीज़ होते हैं। जेनजी जो है उनके अंदर पेशेंस नहीं होता, उनके अंदर जो है सुनने की सलाहियत नहीं है, वो अच्छे लिसनर्स नहीं हैं, वो अपनी मर्ज़ी करते हैं, वो 3-4 मिनट से ज़्यादा जो है वो किसी एक चीज़ के ऊपर स्टक नहीं होते एंड ऑल दैट। ये सारी बातें जो ये जेनजीज़ हैं इनके हवाले से होती हैं और सब लोग इनसे मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, स्पेशली वर्क प्लेस पे। अगर जो सीनियर होते हैं वो कहते हैं ठीक है, इनको ना कोई जेनजी मिलना चाहिए था, तभी ऐसा ठीक रहता या वैसा ठीक रहता, लेकिन एक्चुअल में इसकी हकीकत है क्या? क्योंकि यही तो जेनजी हैं जो कि मुल्क का नाम भी रोशन कर रहे हैं, यही तो जेनजी हैं जो इस मुल्क के लिए, अपने घरों के लिए बड़े पॉजिटिव काम भी कर रहे हैं। तो क्या सारे जेनजी एक जैसे हैं और इनकी तालीम व तरबियत किस तरह से की जाए, इनसे किस तरीके से ट्रीट किया जाए, इनसे किस तरीके से बात की जाए, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मोहतशम भाई मौजूद हैं जो कि बहुत टाइम के बाद हमारे शो पर आए। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, ये बताएं मोहतशम भाई कि आपका तो वास्ता बस कहना चाहिए ना कि सुबह शाम का वास्ता है आपका तो इन लोगों से। क्या वाकई ये सब एक जैसी क्वालिटीज़ रखते हैं या इनमें कुछ ऐसा भी होता है कि भाई कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बात भी सुन लेते हैं, कुछ के अंदर सब्र भी होता है, कुछ सोचने समझने की भी सलाहियत रखते हैं, ऐसा कुछ है? देखिए, एक्चुअल में इशू ये है कि ये सारे एक टाइप के नहीं हैं। अच्छा। हर किसी का जो मेंटल लेवल है, जो मेंटल अप्रोच है, या उस बच्चे के जो टारगेट्स मौजूद हैं, हाँ। वो उस लिहाज से उस सामने वाले को डील कर रहा है। सही। अब बात ये है कि वो किस इन्वायरमेंट के साथ ज़्यादा अटैच है। इस टाइप के जो स्टूडेंट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव्स होते हैं, तो इनको बस ऑन द स्पॉट रिजल्ट चाहिए और रिजल्ट भी इनको इनके मुताबिक चाहिए। तो हमें उनको उन्हीं के लिहाज से लेके चलना पड़ता है। अब अगर मैं बोलूँ नहीं जी तुम टोटली गलत हो, वो उस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। तो हमें पहले तो ये देखना है कि बाकायदा इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इसका इन्वायरमेंट क्या है, ये किस लेवल पे काम करना चाह रहा है, इसका अपना मूड क्या है। अगर हम बच्चे को बच्चे की तरह डील करेंगे, हाँ। उसका जो
मेंटल लेवल है उसको प्यार से समझाने की कोशिश करेंगे तो वो उस चीज़ को अडॉप्ट करता है। सही। अगर हम एक साथ उसके किसी भी चीज़ को उसके ऊपर एम्फेसाइज करने के और उसको रिस्ट्रिक्ट कर दे, नहीं तुमने इसी पैटर्न को फॉलो करना है, इसी तरीके से चलना है, तुम तो टोटली रॉन्ग हो, दूसरे स्टूडेंट बिल्कुल अलग है, भाई वो वैसे ही अलग है। हाँ सही। तो पहले ही अलग है ना, वो कोई नॉर्मल बिहेव तो कर ही नहीं रहा। तो और इन जेंजीज में ना एक खास बात ये कभी भी आप नोटिस कीजिएगा कि अगर एक कोई आपको बदतमीज जेंजी मिल जाता है, सॉरी टू से सारा जेंजी मुझसे नाराज ना हो प्लीज़, लेकिन एक कोई आपको ऐसा बदतमीज जेंजी मिलता है लेकिन उससे छोटा उससे कोई बदतमीज़ी करता है, या कोई लड़की है उससे जूनियर कोई उससे बदतमीज़ी करती है, तो आप यकीन करें वो इतने लंबे लंबे लेक्चर देते हैं कि वो ना अपने सीनियर से भी आगे निकल जाते हैं इस मामले में, कि फिर उनको ये रियलाइज़ होता है कि अच्छा ये हमारे साथ इसने ऐसे किया। तो बात सारी ये है कि आप जेंजी हो, अल्फा हो, मिलेनियम हो, जो भी हो, आप जिस सतह पर भी आप हैं ना, रूल सबके लिए है और एक ही रूल है कि आपने रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ना है। मतलब ये जो डिस्क्राइब किया ना लोगों ने कि जी जेंजी के बाद जो अल्फा है वो तो पता नहीं क्या क़यामत। हाँ, आप एक्टिविटी में, माइंडफुलनेस में, आप इंटेलिजेंस में, ब्रिलियंस में एक दूसरे से आगे हो सकते हैं। जो अल्फा हैं उनका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो ज़्यादा हाई हो सकता है, जेंजी का ज़्यादा हाई हो सकता है, लेकिन रूल सबको एक ही फॉलो करना है कि यू हैव टू रिस्पेक्ट विद योर एल्डर्स। आपने अपने बड़ों की इज़्ज़त करनी है, आपने अपने छोटों से प्यार करना है, जैसे आपने अपने फैमिली में सीखा है वैसे ही आपने बाहर भी अपने आप को प्रेजेंट करना है। लेकिन आई डोंट नो व्हाई कि ये जो फैमिलीज़ हैं, कुछ फैमिलीज़ या लोग इनको ज़्यादा प्रमोट करके प्रोवोक कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे है ना, देखिए यही हाँ, चीज़ तो मतलब जब मैंने बदतमीजी की तो मेरी अम्मी ने मुझे डांट दिया, किसी और ने मुझे डांट दिया, लेकिन जब ये लोग बदतमीजी करते हैं तो लोग कहते हैं ये जेंजी ऐसे ही होते हैं। व्हाई यू आर प्रमोटिंग जेंजी टर्म अ काइंड ऑफ कि वो बदतमीजी होते हैं। अगर आप ये करेंगे तो वो फिर यही करेंगे। बिल्कुल ऐसे उनको शय मिलती है, उनको शय मिलती है। ये जो हम उनको फजूल में पैम्पर कर रहे होते हैं हाँ, ना, इस चीज को नहीं करना, उनको रियलाइज कराना। हाँ, उनसे बात करने का तरीका नॉर्मल से थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि वो उसको फील ज्यादा करते हैं। बेसिकली उनके जहन में ये है ही नहीं कि वो गलत है। हाँ बिल्कुल, उनको पता ही नहीं है ना, क्योंकि उन्होंने इस तरह का इमोशनल कुछ डील ही नहीं किया उन्होंने इस तरह से देखा ही नहीं। अब उसमें फिर वालिदैन की तरबियत आ जाती है। ऐसे बहुत सारे जेंजी हैं जिनको आई पर्सनली नो कि वो बहुत बेहतरीन लोग हैं, वो इतने बेहतरीन है कि मैंने देखा है कि अगर उनसे कोई बड़ा अगर रूम में कोई आ जाए तो वो एहतराम में खड़े हो जाते हैं। हमारे कितने सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं, हमारे कितने सारे ऐसे अपकमिंग एक्टर्स हैं जो कि इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं अपने सीनियर्स की कि जो उनसे पिछले वाले लोग हैं वो भी हैरान हो जाते हैं कि इन्हीं जही रिस्पेक्ट। तो बात सारी ये है कि इट इज़ डिपेंड ऑन योर तरबियत, आपकी एजुकेशन पे डिपेंड करता है, आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, आपकी ग्रूमिंग पे डिपेंड करता है। ये जो जेंजी टर्म करके इन लोगों को आगे प्रोवोक किया ना, आई थिंक ये गलत किया। अब यहाँ पर भी दो कंडीशन आ जाती हैं। हाँ, अब नॉर्मल जो है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा किसी को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो आप ये देखें उसके साथ बिहेवियर कैसा था। हाँ। इसीलिए तो वो उसकी रिस्पेक्ट कर रहा है। हाँ। अच्छा, दूसरा वाला ये समझता है कि नहीं देखो उसको सारी अकल है, इसको रिस्पेक्ट दे रहा है, मुझे नहीं दे रहा, मुझसे बहस करता है ये। हाँ, तो ऐसा नहीं है, आप भी उसके साथ बिहेव अच्छा रखें। अगर मैंने वो मिसाल है कि पत्थर का जवाब पत्थर से ही देना है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? चलो वो तो जेंजी था, मैं तो नहीं था, लेकिन मैंने काम तो वही वाला किया, तो मैं ये कैसे एक्सपेक्ट करूं वो मेरे साथ जो है बिल्कुल पोलाइटली जो है वो बिहेव करेगा। ये ऐसे नहीं होता, आपको कहीं कहीं पर उसको समझाना होता है, उसकी इस्लाह करनी होती है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ तरबियत। तो वो ऑटोमेटिकली अपने सर्कल के अंदर रहता है, बाउंड्रीज के अंदर रहता है। हाँ। वो फिर बहस मुबाहिसा नहीं करता। और फिर कुछ अरसे के बाद ये भी हो सकता है आपको फील ही ना हो ये जेंजी टाइप था। हाँ, ये जेंजी टाइप था, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एज के लिहाज से बहुत ज्यादा रिकवरी भी हो जाती है क्योंकि उनको सही और गलत का फैसला खुद भी करना आ गया, वो टीन एज से बाहर आ जाते हैं। जैसे अभी आपने एग्जाम्पल दी, बहुत सारे एक्टर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, हाँ। वो क्यों खड़े हो जाते हैं रिस्पेक्ट के अंदर? हाँ। वो क्यों इतना अदब दे रहे होते हैं सामने वाले को? क्योंकि वो अपने माहौल से सीख रहे होते हैं ना। अगर उनको घर से माहौल नहीं मिल रहा तो जिस एकेडमी में जिस जगह पर वो मौजूद है वहाँ वो सीख रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसे मतलब यही जेंजी आपको अगर किसी फुटबॉल क्लब में मिलेंगे, बहुत ऑर्गेनाइज मिलेंगे, वहाँ झगड़ा नहीं करेंगे, टाइम से जाएंगे ग्राउंड पे, टाइम से अपनी किड्स वगैरह का ख्याल रखेंगे, अपनी ट्रेनिंग का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे, छालिया आप इनको खाते हुए नहीं देखेंगे, इनको आप स्मोकिंग करते हुए नहीं देखेंगे, आपको लगेगा कि ये कितने ऑर्गेनाइज लोग हैं। और यही जो प्राइवेट क्लब्स के जितने भी स्टूडेंट हैं ये मुल्क से बाहर जाके कतर, ओमान वगैरह में फ़ुटबॉल खेलते हैं। इसी तरीके से आप कोई भी स्पोर्ट ले लें जिसमें कितने सारे जेंजी हैं। मेरे अपने शो पे हमने इतना नया टैलेंट मुतारिफ़ करवाया है,
बेहतरीन स्टूडेंट थे, बेहतरीन बात करके गए और बहुत अच्छे लोग थे। बात सारी ये है कि आपकी तरबियत पे बहुत डिपेंड करता है, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, क्योंकि ये वो स्टूडेंट्स हैं, ये बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, हाँ, हाइपर एक्टिव होते हैं और पॉइंट ऑफ टारगेट होते हैं। हाँ, ये अपने टारगेट से नहीं हिलते, टारगेट से नहीं हिलते। इनमें सबसे अच्छी इनकी जो इनकी प्रॉपर्टी है, जो इनकी खूबी है, वो यही है, ये बिल्कुल अपने टारगेट के ऊपर रहेंगे। हाँ, ये अपने फोकस को अपना अलग करते ही नहीं। हाँ, जैसे हम है ना थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएंगे, सराउंडिंग्स को देखते हुए हम अपने डिसीजन को बैक कर लेते हैं, समझौते की तरफ जाते हैं, ये नहीं जाते। हाँ, ये पॉइंट ऑफ टारगेट नहीं, मैंने तो ये करना है, ये करना है, exactly। मैंने तो ये इनको सिर्फ ये रियलाइज कराना है, बेटा ये सही है या नहीं है, आपके लिए है या नहीं है, उसका तरीकेकार है। अगर आपने इनको ये बोल दिया ये गलत है, आपने ये करना ही नहीं है, बोलेंगे कैसे नहीं करना, अब तो मैं करके दिखाऊंगा, अब तो मैं करके फिर वो जिद में आ जाते हैं। हाँ, असल में मसला सारा ये कि जिद, इनको जिद्दी बनाने वाले कौन लोग हैं, या इनको ये बताने वाले कौन लोग हैं कि आप तो जेनजी हैं, आप तो जिद करेंगे, आप तो जेनजी हैं, आप तो ऐसा करेंगे। भाई अगर मतलब एक जो एक पेरेंटल सिस्टम है, एक फैमिली है, वो किसी बच्चे को अगर बहुत पैम्पर करती है और वो रोज़ाना उसको ये कहे भाई ये तो लाडला है, ये तो ऐसे ही करता है, या तो ये तो लाडली है, ये तो ऐसे ही करती है। मैं अपनी अगर एग्जांपल दूं तो मैं अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी हूँ, ठीक है। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत पैम्पर किया, मतलब यानी कि इतना ज़्यादा लाइक प्यार लाड प्यार सारा कुछ, लेकिन बिगाड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि वो हर चीज़ का चेक एंड बैलेंस रखते थे कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, आप कब जा रहे हैं, आप कैसे जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। जब आप एक लेवल पर बड़े हो जाते हैं तो फिर वो आपको ट्रस्ट करके उतना रूम भी देते हैं, उतना स्पेस भी देते हैं, वो आपको सारा कुछ करने देते हैं। लेकिन उसकी जगह हमारी फैमिली में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो 5 6 4 बहन भाई थे, लेकिन उसमें से 2 इंतहा से ज़्यादा बिगड़े हुए थे और उनके घर वाले रोज़ाना ये बात करते थे ये तो हमारा लाडला बच्चा है, तो ये करेगा, ये तो यही करता है, ये तो ऐसे ही करता है। तो वो उन्होंने उसको भी जेनजी बना दिया था। तो ये डिपेंड करता है पेरेंट्स के एटीट्यूड पे कि आप किसको जो है वो डिसेंट, एलिगेंट, तरबियत याफ्ता, रिस्पेक्टिव जो है वो ग्रूमिंग कर रहे हैं और किसको आप ये कह के छोड़ देते कि ये तो जेनजी है। तो इससे कितना इम्पैक्ट पड़ता है बहुत ज़्यादा। अगर एक थोड़ा सा बच्चा जेंची टाइप है और थोड़ा सा स्टेप आ रहा है, आप अगर उसकी कोई इस किस्म की इशू था तो आपको चाहिए था आप 1 to 1 डिस्कस करें। लेकिन बदकिस्मती से बच्चे को बराबर में बिठा के बताया जाता है कि नहीं ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही है, ये घर में भी ऐसे ही करता है, थोड़ा सा आपको मैनेज करना होगा। बच्चे के अंदर और शे आती है, वो पहले से बढ़ के करता है। कम से कम आपका ये इशू था, आप हमें अलग से आके बताएं तो हम उसके ऊपर कंसंट्रेशन दें, हम टीचर्स को बताएं, हम उसके फ्रेंड्स को बताएं, पुलिस को बताएं कि यार ये थोड़ा इस टाइप का, थोड़ा इसका ख्याल करना है, इससे बहस मुबाशा कम करना, ताकि वो उस चीज़ पे ख़त्म हो। लेकिन जब आप उसको ये शय दिला देते हैं और उसको भी पता है मेरे पेरेंट्स मेरे पीछे हैं, मैं अच्छा करूँ बुरा करूँ ये मेरे साथ खड़े हैं, तो वो अपने आप को गलत समझेगा कब? बात वही ना कि जब बदतमीज़ी को सपोर्ट करने वाले लोग मौजूद हों, जब अगर फ़र्ज़ करें कि 2 स्टूडेंट आपस में लड़ रहे हैं और एक टीचर वहाँ पर है और वो 2 स्टूडेंट का झगड़ा ख़त्म नहीं करा सकते और वो उस बदतमीज़ी को एंजॉय कर रहे हैं या वो प्रोवोक कर रहे हैं, तुम ठीक हो तुम गलत हो, ये बाद में फैसला होगा कि कौन ठीक है कौन गलत है। पहले तो आपको यू हैव टू स्टॉप दी हरी ना, मतलब आपको वो जो एक पैनिक मची हुई है वो खत्म करनी है, उसको कंट्रोल करना है। आपका अपना किरदार क्या है 2 लोगों के झगड़े में? 2 लोगों के झगड़े में जब किसी को अगर 2 स्टूडेंट आपस में लड़ रहे हैं तो आप कभी भी किसी को नहीं कह सकते कि तुम सही हो और तुम गलत हो। सबसे पहले यू हैव टू स्टॉप द फाइट। आप कहते हैं आप पहले ये झगड़ा रोके, थोड़ी देर के लिए, वो कहते हैं ना टेका चिल पिल, मतलब थोड़ा सा आप ब्रेक लें, थोड़ा आप लंबी सांस लें, थोड़ा सा रुक जाएं, उसके बाद आप। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर भाई ये तो जेनजीज है, ये तो लड़ेंगे, ये क्या कॉन्सेप्ट है? बहुत सारे लोग जेनजीज नहीं है, हमने उनको जेनजी बना दिया, हमने उनको जेनजी बना दिया, करके और उनको लाड प्यार देके हर चीज में उनकी हाँ में हाँ मिला के उनके गलत को सही करके जब हम उसको इस लेवल पे ले आते हैं तो उसके जहन में ये होता ही नहीं है कि अब कोई मेरे एंटी भी जा सकता है। एग्जैक्टली, तो उसको तो हमने जेनजी बनाया, वो था थोड़ी। वही ना मसला तो सारा ये। अच्छा, मसला ये है कि चले तनकीद बराए तनकीद करे तो वो इस्लाह के लिए होनी चाहिए, लेकिन यहाँ होता है तनकीद बराए तनकीद आपकी तनकीद के लिए होती है, तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है ज्यादा। तो वो ये चीजें प्रॉब्लमैटिक होती है। आजकल जो है ना 3 और 4 के स्टूडेंट्स के अंदर भी ईगो आ गई है। हाँ, पहले नहीं होती थी, अब वो भी सोचता है मुझे ही क्यों डांटा, सही सबके सामने डांटा, अकेले में डांटा। अच्छा, फिर मसला ये है कि आप इन्हीं जेनजी का अगर करियर उठा के देखें तो वो लोग जो बहुत, वो कहते हैं ना कि बादब बानसीब, तो वो लोग जो अदब के साथ आगे बढ़ गए, वो लोग जो बहुत सारा सब्र करके आगे बढ़ गए, जिनका काम ये था कि हमने पढ़ना है और आगे जाना है और हमने इन चीज़ों में नहीं पढ़ना कि इससे झगड़ा करें उससे झगड़ा करें या सारा कुछ करें। आप देखिए उनके करियर कितने फ्लरिश कर रहे हैं।
और जो बाकी जेंजी हैं ऐसे भी हैं जो कि मतलब उनके पास जॉब नहीं है। तो मैंने बताया ना ये पॉइंट ऑफ टारगेट है। अगर आपने उनका टारगेट एक जगह पे सेट कर दिया, उन्होंने उस चीज को अचीव करना है, और अगर वो टारगेट उनका मिस हो गया या किसी ऐसी जगह पे जो यूजलेस है, जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं है, तो उन्होंने अपनी लाइफ को फजूल बना दिया। बाद में हम उनको बोलते हैं नहीं ये तो जेन जी है ना, इसका तो इशू है, वहां भी हम उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं कि नहीं ये इसका कसूर नहीं है, बस ये थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है तो यूं होता है, तो ये वो फलाना, देखो बाकी सारे सेट हैं। अरे भाई आप उसको टारगेट पे लाओ, तो आप उसको बताओ तो कि आपने अपनी लाइफ में अचीव क्या करना है, आपने आगे आपका मकसद क्या लाइफ स्पेंड करने का। नहीं जी उसको बस घुमाए जा रहे हैं, फिराए जा रहे हैं, और उसको फजूल में बिठाया हुआ है, और वो घर में सबसे भारी होता है। तो वो कुछ भी नहीं कर रहा और चल भी उसी की रही है। बात सारी होती है कि जो सोचने और समझने वाली बात है ना, कि चलिए ये जो टर्म्स अब डिफाइन किए हैं, आप ये कह सकते हैं कि आजकल के बच्चे, पुराने दौर के बच्चे, या उससे पुराने दौर के बच्चे, या बहुत पुराने लोग, उन सब में एक चीज़ तो कॉमन ही है ना, वो है फैमिली वैल्यूज़, रिस्पेक्ट, तालीम, तरबियत। आप ये किसी से भी कहीं से भी अलग नहीं कर सकते। और जिसके अंदर जो रिस्पेक्टफुल है, जिसके अंदर फैमिली वैल्यूज़ हैं, जिसके अंदर जिसको ये पता है कि मुझे इस तरह से बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए, ऐसे बिहेव करना चाहिए, जिसको ये पता है कि मेरा मकसद जो है वो तालीम है, मेरा मकसद जो है वो ह्यूमैनिटी की खिदमत है, या मेरा जो गोल्स हैं या जो अचीवमेंट्स हैं वो मैंने पूरी करनी है, तो उसके बाद फिर वो जेंजी रह नहीं जाता ना। मतलब उसके अंदर जेंजी को हमने एक नेगेटिव तौर पर पेश किया हुआ है कि पता नहीं ये क्या है, कौन है। भाई ये बहुत अच्छे हैं और इनके अंदर बड़ी क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन बात सारी है कि जब आप किसी को कहेंगे ही कि भाई तुम तो हो ही बदतम, तुम्हारी तो पूरी जनरेशन ही ऐसी है, तो फिर आपको उसी तरह का इफेक्ट मिलेगा। अब उनकी आड़ में जो जेंजी नहीं है ना, वो भी जेंजी बनने की कोशिश करते हैं, तो उनको फेवर मिलती है। हाँ, कि हम भी थोड़ा ना जेंजी टाइप बन जाए। मसला सारा ये जेंजी का कोई एज सच ये आप लोगों ने इस तरह से डिफाइन किया हुआ ना कि जी 90s तो 2000 तो फिर उसके बाद, लेकिन आप किसी की फैमिली वैल्यूज़ को तो डिफाइन नहीं कर सकते ना, वो तो सबके लिए बराबर है। वो तो टीचर का एहतराम तो चाहे जदीद दुनिया का इंसान हो या पुरानी दुनिया का इंसान हो, सबके ऊपर लाजिम है। मतलब बड़ों की रिस्पेक्ट तो हर दौर में ही आपने कर रही है ना। एक मूवी आई थी ना आमिर खान की, तारे ज़मीन पर जी, उसमें भी तो इसी टाइप के स्टूडेंट्स को दिखाया गया था ना, कि जी ज़बरदस्ती तुमने ये करना है, तो वो किसी का आर्ट वर्क अच्छा है तो वो उनको जाके रियलाइज़ कराता है कि भाई तुमने ये करना है। तो बेसिकली हम जेंजीज बना भी रहे होते हैं ना। इसी तरह ये इन्होंने एक 3 इडियट मूवी बनाई, सबने इंजीनियर बनना है, नहीं बनना, तो हम बना भी तो रहे। एक बंदा वहां नहीं आना चाह रहा, नहीं तुमने यहाँ आना है, अगर वो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट बन रहा है तो उसमें क्या हर्ज है। सही, बिल्कुल। तो हमें देखिए इस चीज को समझना पड़ेगा, पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि गोया जो मेरे पास स्टूडेंट या जो मेरे पास शख्स मौजूद है, उसकी क्रिएटिविटी किस चीज के अंदर है, वो किस चीज का एक्सपर्ट है, कहाँ पर उसका माइंड ज्यादा क्लिक कर रहा है, वहां पर वो आपको पॉजिटिव आंसर करेगा। जब आप किसी की भी मर्जी के खिलाफ जाएंगे, आपको पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी। वालिदैन को आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या किस तरह से ट्रीट करना चाहिए? वालिदैन को मैं ये बोलूँगा, जैसे आज से 15-20 साल पहले के वालिदैन हुआ करते थे, काइंडली अपने आप को वैसा बनाए जैसा आपके वालिदैन ने आपके साथ ट्रीट किया। क्या आज आप वैसा अपनी औलाद के साथ ट्रीट कर रहे हैं? नहीं कर रहे। हमें याद है हम जब अपने स्कूल कॉलेजेस में थे, अगर हमें टीचर स्कॉल्ड करता था या इवन के फिजिकल पनिशमेंट भी मिलती थी तो हम डर जाते थे। हम घर जाके बताते नहीं थे कि हमें घर से दोबारा पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि हमारा फॉल्ट होगा। मैं तो वैसे बता देती थी घर जाके। नहीं, एक डर होता था। अभी भी सारी बातें बता देती, डर होता था। अब क्या होता है, आप बच्चे को गलत पे भी डांट रहे होते हैं तो पीछे से पेरेंट्स आके सपोर्ट करते हैं, आपने डांटा कैसे, आपने हमारे बच्चों को जो ऐसे कैसे किया। भाई ठीक है, डांटना पीटना मना है, फिजिकल पनिशमेंट मना है, लेकिन कम से कम बच्चे को सही और गलत का फैसला तो कराएं, गलत सपोर्ट ना करें। यहाँ से जो गलत पैम्परिंग स्टार्ट होती है, बच्चा ट्रैक से आउट हो जाता है। बदतमीजी कोई भी कर रहा हो, चाहे आपके सामने कर रहा हो, आपके पीछे कर रहा हो, यानी आपके अगर सराउंडिंग में है तो उसको सपोर्ट ना करें, क्योंकि फिर इसका इफेक्ट आपके अपने ऊपर खुद भी आता है। तो जब आप एटीट्यूड पॉजिटिव रखेंगे, जब आप 5-6 दफ़ा इन्हीं अपने जो घर में बच्चे हैं आपके, उनके सामने अच्छा एटीट्यूड रखेंगे, तो आप देखें कि एक टाइम ऐसा होगा कि वो रिएक्शन देंगे, वो रिएक्ट करेंगे जो पॉजिटिव ही होगा। क्योंकि वो देखते देखते थक जाते हैं ना कि नहीं भाई हमारे जो पेरेंट्स हैं वो तो बहुत ही पॉजिटिव हैं, यहाँ तो कोई नेगेटिविटी है ही नहीं, यहाँ तो कोई बदतमीजी हो ही नहीं रही।
यहाँ तो कोई ऐसी बात हो ही नहीं रही, हम क्या फॉलो क्या करें। क्योंकि वही बात होती है ना कि आपका जो घर है वही आपकी बेहतरीन तरबियत की जगह होती है। तो सबसे पहले अपने घरों में जो है ना आपस में एक दूसरे से बदतमीजियाँ करना छोड़ दें, तो आपके जो बच्चे हैं ना वो भी बाहर लोगों से या आप लोगों से बदतमीज़ी करना छोड़ देंगे। तो फिर ये जो डिस्क्रिमिनेशन है या ये जो एक जनरेशन वाइज अब जो है ना वो इन्होंने डिवाइड कर दिया है, ये अल्फ़ा हैं, ये जेनजी हैं, ये पिछले वाले हैं, ये पुराने वाले हैं, ये नए वाले हैं, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इक्वालिटी यही है कि सबकी रिस्पेक्ट करें, जैसे आप करते थे, आपके वालिदैन करते थे और आपके बाद आने वाले लोग करेंगे। चलिए जी, बहुत शुक्रिया मोहतशम भाई, आप हमारे शो पर आए। शो में यह वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर रिश्ता कल्चर के ऊपर बात करेंगे कि आज की जो जनरेशन है वो चाहती क्या है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। बात करते हैं शादी कल्चर पे। अच्छा, शादी के हवाले से, रिश्ते के हवाले से हम बहुत सारी बातें करते हैं और इस पर जो हमारे एक्सपर्ट गेस्ट है ना वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मिलवाती हूँ। लेकिन पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई आजकल जो कल्चर है, लोगों को ऐसे रिश्ते चाहिए जो कि उन्होंने इमेजिन किए होते हैं, अपने दिमाग में ड्रॉ किए होते हैं कि ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए। अब आप बताएं, एक इंसान है, उसके अंदर आपकी सोची हुई सारी क्वालिटीज़ कैसे हो सकती हैं? ये पॉसिबल नहीं है। तो आज की जो जनरेशन है, आज की जो ख़वातीन है, वो अपनी बेटियों के लिए कैसे रिश्ते करना चाहती हैं, बेटियां खुद किस तरह के रिश्ते पसंद करती हैं, बेटे जो हैं वो भी किसी से पीछे नहीं है। ये जो मर्द हजरात हैं ना, इनको भी ऐसी लड़कियों से शादी करनी होती है जो उन्होंने अपने जहन में इमेज बनाई होती है कि जी टॉल भी हो तो गोरी भी हो तो भाई खूबसूरत भी हो, पढ़ी लिखी भी हो, उसके अंदर दुनिया की सारी क्वालिटी हो। लेकिन क्या उनमें वो क्वालिटी होती है? इस पर बात करते हैं। मिसेज अली ने में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इतने दिनों बाद मेरे शो पे आई हैं, आज हम बहुत सारी बातें करेंगे हम इंशाल्लाह। ये बताएं जी कि आजकल क्या है डिमांड, मतलब क्या चल रहा है रिश्ता सिचुएशन में? लोग आपके पास आते हैं, क्या कहते हैं, कैसी लड़की चाहिए उन्हें? लोग आजकल बहुत ज़्यादा ब्यूटी कॉन्शियस हुए हैं। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया की वजह से, खैर सोशल मीडिया पे हम जो चीज़ देखते हैं वो फिल्टर भी होती है और उसमें बहुत सारी एडिटिंग भी हुई होती है और उसमें बहुत मेकअप होता है, उसमें बहुत एक अच्छा हेयर स्टाइल होता है, क्योंकि जो भी इंसान कैमरे के आगे खड़ा हुआ होता है वो अपनी नॉर्मल हालत में नहीं होता। वो बहुत ज़्यादा खुद को ग्रूम करके आ रहा होता है और देखने वाले उसको बिल्कुल नेचुरल वे में समझ रहे होते हैं कि शायद इसके पास नेचुरल ब्यूटी है या ये ऐसे ही खूबसूरत है या ये ऐसे ही बात करे। तो मुझे लगता है कि लोग इतने ज़्यादा ब्यूटी कॉन्शियस हुए हैं आजकल, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमने हमेशा से ये सुना है कि खूबसूरती सारी जिंदगी आपका साथ नहीं देती। इंसान की सीरत देखनी चाहिए, सूरत तो फिर वक्त में ढल जाती है। लेकिन आजकल लोग इतने ज़्यादा सूरत के पीछे पड़े हुए हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर कोई इंसान जो कि खूबसूरत नहीं है तो उसको जितना आजकल की सोसाइटी में चीज़ें फेस करने को मिल रही हैं वो समझें कि बहुत एक्सीड लेवल पर है। अच्छा, तो मुस्कान मुझे ज़रा ये बताएं कि अब आपके पास जब इतने सारे रिश्ते आते हैं, लोग डिमांड करते हैं, ये सबसे ज़्यादा नखरे किसके होते हैं? मतलब लड़कों के होते हैं, लड़कों वालों के होते हैं या लड़की वालों के होते हैं? क्योंकि वैसे कम तो दोनों ही नहीं है। लेकिन फिर भी इजी टू हैंडल कौन है? लड़की वाले मान जाते हैं फिर भी कुछ ना कुछ देख के कि भाई 4-5 चीज़ें कम है लड़के में, चलो ठीक है, क्वालिटीज़ तो मैनेज हो जाएगा, या नहीं? ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो रजिस्टर्ड क्लाइंट्स होते हैं और मेरा ये मानना है कि जो इंसान पैसा दे के काम करवाता है वो अपनी रिक्वायरमेंट से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता और ना वो फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है। हम बहुत ज़्यादा लड़के की फैमिली को बहुत ज़्यादा मतलब कि टोंट कर रहे होते हैं, उनसे रिलेटेड बातें कर रहे होते हैं, लड़के की फैमिली मतलब लड़का लड़का लड़का। बट अगर हम लड़की की साइड पे देखें तो उनकी भी डिमांड्स कोई कम नहीं होती हैं। उनको भी एक उन्होंने माइंड में पता नहीं कौन ऋतिक रोशन बिठाया हुआ होता है, शाहरुख खान बिठाया हुआ होता है, उनकी भी डिमांड्स रियली कम नहीं होती। फिर एज पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, फिर मैरिटल स्टेटस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, फिर कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि वो भी हमें फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रहे हों। मतलब जो उन्होंने कह दिया उनको बस वही चाहिए। अच्छा, उसमें उनको ये नहीं दिखता कि हमारी बेटी की उम्र बढ़ रही है। ये इस पे जरा थोड़ा बात करेंगे कि जिन लड़कियों की एज बढ़ जाती है, फिर वो आपके पास उनकी फैमिलीज आती है कि भाई
हमारी बेटी जो है वो 40 इयर्स की हो गई या 45 की हो गई या 40 वॉटेवर, यानी ओवर एज है, तो अब इसका रिश्ता करना है। तो अब इसका जो रिश्ता है वो हमें आपके मतलब रिश्ता शादी ऑनलाइन जो है उसके थ्रू करना है। अब वो जब आपके सामने डिमांड रखते हैं तो वो डिमांड क्या होती है और वो आपके लिए फुलफिल करना कितना मुश्किल होता है? बहुत चैलेंजिंग होता है हमारे लिए, क्योंकि हम कहते हैं कि भाई एटलीस्ट अब इस जगह पे आके या इस मुकाम पे जहाँ पे आपको पता है कि आपके अंदर ये खामियां हैं या ये आपका केस है, तो कम से कम उस टाइम तो थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी शो करो। अगर आप उस टाइम पे भी वही अपनी डिमांड्स रख रहे हो जो आपकी डिमांड आज से 15 साल पहले थी जब आपकी बच्ची 25 की थी, अब नाउ शी इज 40 इयर्स ओल्ड और आप सेम एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो फिर वो तो आपके लिए ही गलत है। सही। लोगों की डिमांड्स एज के साथ साथ मजीद बढ़ती जाती हैं, जहाँ पर उनको लाइफ का एक एक्सपोजर मिल जाता है, कुछ एक्सपीरियंस वो हासिल कर लेते हैं लोगों की स्टोरी से, या खानदानों में शादियां हो गई तो उनसे थोड़ा बहुत अडॉप्ट कर लिया, तो उनकी मजीद ख्वाहिशात वक्त के साथ साथ बढ़ती भी देख रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरीके से मुस्कान आप बता रही है ना कि उनकी ख्वाहिशात मजीद बढ़ जाती है, फिर मसला ये होता है कि ऐसे लोग रिश्ता करने में भी बहुत टाइम लगाते हैं। एक तो पहले ही एज निकल चुकी होती है, फिर दूसरा ये कि जो दूसरा रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं वो भी इतना जो है ना वो बारीक बीनी से टाइम टेकिंग होता है कि वो इंसान ये सोचता है कि भाई ये क्या किस तरीके की इनको जो है ना वो लड़का चाहिए या किस तरह जो है वो शादी होगी। फिर उसके बाद इन्हीं लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि आपके लाइफ जो है उसमें आपका हर एज ब्रैकेट में कुछ ना कुछ आपका लिखा हुआ है, आपने करना है। अब ऐसा नहीं है कि 40 या 45 में एक औरत बच्चा पैदा करके उसकी सही से तरबियत या परवरिश कर सकती है। एग्जैक्टली। वो आपका सारा असर कहीं ना कहीं आपकी फैमिली प्लानिंग्स पे, आपके फ्यूचर पे पड़ता है, उसका इम्पैक्ट। लेकिन हमारे जितनी भी पब्लिक है वो इस चीज को समझने से नाकासिर है, जबकि हम उनको बार बार इस चीज के लिए रियलाइज करवा रहे होते हैं कि आप अगर रिश्ते में ही 5 साल ले लेंगे तो लड़का लड़की खुद को समझने में कितना टाइम लेंगे, खानदान आपस में मिलेंगे कैसे, फिर रिश्ते के मामलात, शादी के मामलात, तो वो जो एक्चुअल टाइम होता है ना सबा के, आपने रिश्ता पक्का होने के बाद आपने टाइम लेना होता है, लड़की लड़का को देना होता है कि भाई आपस की अंडरस्टैंडिंग हो रही है नहीं हो रही है। वो इतना टाइम पहले ले लेते हैं रिश्ते ही ढूंढने में इतना टाइम ले लेते हैं, जब वो इस चीज से बाहर आते हैं तो उनके पास वक्त बहुत कम बचता है। और फिर मुस्कान, जब इस तरह से ओवर एज में शादियां हो रही होती हैं और इस तरह से ये ढूंढ के अपनी मर्जी से, और वो कहते हैं ना कि पूरा आपके जहन में जो चीज़ें होती हैं आप वो ढूंढ रहे होते हैं वो आपको मिल जाता है। उसके बाद जो लड़की होती है उसकी जहनी हालत इस तरह से होती है कि उसको पता होता है कि भाई मेरी तो शादी इतनी बड़ी उम्र में हुई है, तो अब मैंने चीज़ों को कैसे मूव ऑन करना है। वो कॉम्प्लेक्स वाली सिचुएशन जो है ना वो फिर क्या होता है कि वो वहाँ पर एहसास कमतरी अप्लाई होना शुरू हो जाता है। टाइम पे आके आपने इतना फैसला लिया है, तो वो जो सारी चीजें आपकी चल रही होती हैं तो वो फिर आप क्या हो जाता है, चटमंगनी पट पिया। अब वहाँ पर जो मियाँ बीवी होते हैं उनको बाद में जो चीजें डिफिकल्टीज फेस करने को पड़ती है ना, उससे फैमिलीज वगैरह तो आउट हैं, लेकिन सफर कौन कर रहा है, वो दो कैंडिडेट कर रहे हैं। ये बहुत डीप कॉन्वर्सेशन है, लोगों को इस चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि किस चीज के लिए उनको कितना टाइम लेना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज मैं यहाँ पर जो है ना बताना चाहूंगी कि जो रिश्ते की जो एप्स होते हैं या जो रिश्ता कराने वाले जो साइट्स होते हैं या जो रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा कुछ होता है, जैसे मुस्कान का अपना शादी ऑनलाइन शादी ऑर्गेनाइजेशन है, तो बहुत सारे लोग, बल्कि एक दो लोगों ने मुझे कहा कि भाई ये जो जितने भी ये शादी ऑर्गेनाइजेशन वाले होते हैं या रिश्ता ऐप वाले होते हैं, यहाँ पर तो वो लोग जाते हैं रिश्तों के लिए जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिनको कहीं और से कोई रिश्ता नहीं मिल रहा होता या ये सारा कुछ होता है। थोड़ा सा आज ना ये डिस्क्राइब करें कि ये एक्चुअल में ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों को ये क्या है, क्योंकि लोग ये समझ रहे होते हैं कि नहीं, हम अगर कहीं जाएंगे और किसी को रिश्ते के लिए बोलेंगे या हम किसी से कहेंगे कि जी हमारी बेटियों के रिश्ते करा दें या हमारी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, तो वो ऑकवर्ड फील करते हैं कि नहीं, जैसे हमारे तो कोई खुद ही अगर कोई अच्छा रिश्ता आता है तो खुद ही रिश्ता आ जाएगा। आजकल वो जो खुद ही रिश्ते आते हैं ना वो इस तरह से है नहीं। तो ऐसा थोड़ा सा लोगों को गाइड करें कि उनको क्यों जाना चाहिए किसी भी मैच मेकर के पास और उनको क्यों बताना चाहिए कि भाई ठीक है, हम इंटरेस्टेड हैं कि हमारी 3 बेटियां हैं या 3 बेटे हैं या 4 बेटियां हैं 4 बेटे हैं और हम उनका रिश्ता करना चाहते हैं। नहीं, लोग एक्चुअली हमारे पास आते हैं और वो तब आते हैं जब उनकी एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं, या वो तब आते हैं जब उनको अपनी
खानदान में से हाँ। या नेबर्स में हाँ। से या अपनी सोसाइटी में से कहीं से भी वो रिश्ता नहीं मिल रहा होता जिस तरीके की उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तब जाके। और बहुत बार ऐसा होता है कि अब आपने देखा होगा कि लोग आजकल कजन्स वगैरह में नहीं कर रहे हैं रिश्ता। हाँ, वो बिल्कुल, हमेशा हाँ। चाहते हैं कि एक बंदा हटकर अपनी खानदान से हट के रिश्ता तो करें। जब वो जाहिर सी बात है खानदान से हटते हैं रिलेटिव्स की तो वैसे ही आपस में नहीं बनती है एक दूसरे से, आजकल तो वो दौर है। देख चुके हैं ये सारी चीजें, तो नाउ दे वांट कि हम बाहर करेंगे, और जब बाहर करेंगे तो जाहिर सी बात है कोई बंदा मिलता ही नहीं है हाँ। कि उनको अप्रोच करें या इस तरीके से अपनी डिमांड्स रख पाएं, हाँ। या उनको बता पाएं कि भाई खुल के कि हम अपनी बेटी के लिए क्या चाहते हैं, तब जाके वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करते हैं। क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक फीमेल ओरिएंटेड है, तो आप खुल के बात कर सकते हैं कि भाई हम क्या चाहते हैं और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप खुद कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, तो फिर एक हम वाला रिश्ता आपको प्रोवाइड करने में हमें आसानी होती है। सही। तो वो लोग आते हैं जिनको रिश्ता अपने आसपास से नहीं मिल रहा होता। सही। उसमें सब तरह के लोग आते हैं। इसमें कोई ऐसा जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप जो है वो किसी शादी.com वाले के पास या शादी ऑर्गेनाइजेशन वालों के पास या किसी रिश्ता ऐप पे आप जा रहे हैं, या किसी आपके गली मोहल्ले में कोई अगर मैच मेकर है, आप उनसे कह रहे हैं कि जी हमारी बेटियां हैं, बेटे हैं, व्हाटएवर, वो शादी करना चाहते हैं या हम उनका रिश्ता तय करना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं। क्योंकि आजकल बात वही है ना कि रिलेटिव में या फिर दूर के रिलेटिव में मिलना मिलाना तो उस तरह से है नहीं, तो लोगों को फिर इस तरह से जो अच्छे रिश्ते हैं वो एक मैच मेकर के थ्रू ही मिल सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत हेजिटेट हो रहे होते हैं और इस हवाले से ना खानदानों में एक दूसरे को टॉन्ट भी मार रहे होते हैं, हम करवा देते हैं रिश्ते सब, और लोग कहते हैं कि काइंडली आप ये मत बताइएगा कि आपने हमारा आपने रिश्ता करवाया। ये देखिए ना खानदानों में ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, हमारी सक्सेस स्टोरीज का लॉस हो रहा होता है कि हम लोगों के आगे रख भी नहीं पाते। हाँ, कि भाई मैच मेकिंग के थ्रू जो है ये रिश्ता हुआ है, लेकिन वो खानदानों का एक जो प्रेशर होता है ना, वो भी लोग डर रहे होते हैं कि भाई आप मैच मेकर के पास गए थे, अच्छा लड़की में जरूर कोई प्रॉब्लम होगी, तौहीन समझी जाती है। लड़के में कोई प्रॉब्लम होगी, मैच मेकिंग के पास गए थे, मैच मेकर के पास गए थे, अच्छा जी आप तो रिश्ते वाली किसी आंटी से आपने बात की हुई है रिश्ता करवाने के लिए। Exactly. ऐसा नहीं होता है। मतलब हर तरह के लोग जाते हैं और हर तरह से जो है वो बात करते हैं। और आपकी तो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे अच्छी बात ये कि आप खुद बहुत बेहतरीन तरीके से लड़कियों के बारे में समझती हैं, काउंसलिंग कर रहे होते हैं, उनको समझा रहे होते हैं। मैं खुद बहुत अच्छी तरीके से मुस्कान को जानती हूँ कि मुस्कान किस तरह से कंसर्न ले रही होती है कि नहीं भाई मुझे फलां क्लाइंट का रिश्ता कराना है तो मुझे लड़की को इस तरह से गाइड करना है, लड़के को मुझे ये बताना है। उनकी मुझे ऐसा लग रहा था कि मुस्कान की ना अपने कोई घर की कोई फैमिली की कोई शादी हो रही, इतनी ज़्यादा ये टेंशन ले रही होती है। तो इस तरह के जो आपके मैच मेकर होते हैं ज़रूर उनके पास जाएं और उनसे बात करें, वो डेफिनेटली आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि जब ओवर एज लड़कियां हो जाती हैं, लड़के हो जाते हैं, तो उनको जो रिश्ते मिल रहे होते हैं ना वो इस तरह से मिल रहे होते हैं कि दूसरी शादी वाले या जो उनकी सेकंड कोई मैरिज होती है या वाइफ होती है उनसे उनकी डिवोर्स हो जाती है, या कोई भी उनकी फैमिली में उनके लाइफ में कोई ना कोई ऐसे प्रॉब्लम होती है। वो रिश्ते जब आप किसी को बताते हैं कि भाई आप इतने ओवर एज हैं तो अब आपको ये रिश्ता आपके लिए हम कंसिडर कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या रिएक्शन होता है? लोग ईजिली मान जाते हैं? नहीं, इजीली नहीं मानते। अभी मेरे पास एक रीसेंट केस आया है, जो खातून है उनकी एज है 37। अच्छा। और वो अनकरीब ही जनवरी में 38 की हो जाएंगी। सही, देखिए जी इतना भी याद है मुस्कान। तो उनकी जो ख्वाहिश है वो ये है कि मेरी जो बेटी है वो किसी की दूसरी बीवी नहीं बनेगी। अच्छा। मतलब अगर किसी की एक जिंदगी में कोई हादसा पेश आ गया है जिसके बरक्स वो अभी डिवोर्स है, या वो उसकी बीवी इस दुनिया में अच्छा, नहीं वो लड़की जो है वो डिवोर्स है? नहीं, वो तो सिंगल है। अच्छा, वो सिंगल है, सही। तो या ऐसा कोई हादसा हो गया जिसमें उसकी बीवी नहीं रही या कोई खुला ले ली है, व्हाटएवर जो भी मैरिटल स्टेटस बंदे का है, लेकिन उस सूरत में उसकी बीवी उसके साथ मौजूद नहीं है, तो आई डोंट नो, लोग इस चीज़ को एक जो लिटरली हमारा जो तलाक का सिग्नेचर है ना, वो साइन इतना बड़ा है लोगों की नज़रों में कि पूरी प्रोफाइल उसके मैरिटल स्टेटस से जज की जाती है। सोचें, आप उसकी एजुकेशन नहीं देखेंगे, आप उस बंदे का बैकग्राउंड नहीं देखेंगे, आप उसका फैमिली स्टेटस नहीं देखेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रोफाइल पे नज़र आ रहा होगा कि जो बंदा है वो डिवोर्स है। हाँ, बंदा डिवोर्स इतना नहीं होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। अच्छा, शादी के बाद डिवोर्स बहुत ज्यादा काउंट की जाती है, लेकिन उससे पहले चाहे कितने भी ब्रेकअप हुए हैं, उससे पहले जिंदगी में चाहे कितने भी किसी के रिलेशनशिप हों, कितनी भी मंगनियां टूटी हुई हों, कितनी भी उन्होंने जो है वो खानदान में रिश्ते तोड़े हुए हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बिल्कुल अगर एक लड़के ने
मंगनी करके कोई 3-4 मंगनी खानदान में तोड़ी भी हो, नहीं। उससे कोई फर्क नहीं कोई पड़ता। फर्क नहीं हाँ, पड़ता। लड़कियों का भी है ये, लेकिन अगर कोई हादसाती तौर पर ही डिवोर्स हो गई हो, मतलब किसी को कोई आप और देखें इशू ना, हो, एक बंदा किसी भी एक ऐसी औरत के साथ तो अपनी जिंदगी भर के लिए समझौते पे नहीं ला सकता। हाँ। कि अगर उसके कोई ऐसा इशू हो, चलो मेडिकली तो हम कहते हैं कि हाँ। यार एक बंदा इंसानियत के नाते ही उस औरत को रख रहा है और उसकी देखभाल कर रहा है, वो बहुत एक अच्छा पॉइंट है। हाँ। लेकिन अब लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई वो मिजाज में खराब है या उसका मेंटल लेवल ठीक नहीं है या वो बात बात पे चिढ़ती है या अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, मैच नहीं बन पा रहा है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन लोगों को सिर्फ ये दिखता है कि डिवोर्स है और हम अपनी बच्ची को यहाँ पर नहीं करवाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जब एक छोड़ सकता है तो दूसरी भी छोड़ सकता है। जबकि मेरी नज़र में ये पॉइंट इतना गलत है कि मैं ये कहती हूँ कि भाई जब वो पहली छोड़ देगा तो वो दूसरी की कदर करेगा। हाँ। लेकिन लोग इसका बिल्कुल 360 डिग्री पे चेंज लेके आते हैं कि जब उसने उसको छोड़ दिया तो उसको नहीं। बंदा इतनी खूबसूरती से उस रिश्ते को निभाना चाहता है और सारी जिंदगी उस रिश्ते में बनना चाहता है और अपना ज़हनी सुकून चाहता है शादी करके। लेकिन लोग उस चीज को इतना ज्यादा फिगर आउट करते हैं उसके मैरिटल स्टेटस से कि और कुछ भी नहीं देखते। और हमें अपने क्लाइंट्स पे दुख हो रहा होता है कि यार इतना अच्छा बंदा है, बात तो करके देखो। बट दे नेवर अलाउड अस। सही। चले जी, ये जो कल्चर है ना, इस कल्चर को थोड़ा सा ख़त्म करने की ज़रूरत है। एक दूसरे के दरमियान जब आप रिश्ते करते हो तो सबसे पहले अपनी नीयत साफ़ कर लें। मैं हमेशा ये बात करती हूँ। फिर दूसरी बात ये कि आप जब रिश्ता करने जा रहे हैं तो इस नीयत से जाएं कि भाई आपने दूसरे को समझना है, दूसरे को देखना है, दूसरे को अंडरस्टैंड करना है। और अगर आपको लगता है कि 100 में से 70-80% आपका मैच है तो वो 10% आप रहने दें, लेकिन वो 80% तो आप टेकअप करें ना। लोग क्या कहते हैं, 99% हमें वही चाहिए जो हमने अपने दिमाग में सोचा हुआ है, जो हमारे दिमाग में है। तो वो जो 99% है ना, फिर वो एंड में 40% भी मैच नहीं मिल पाता। फिर वो आप 30% 20% पे अग्री करके फिर आप कहते हैं चलिए जी फिर 70% जाने पूरी लाइफ आपकी कॉम्प्रोमाइज में गुजरती है फिर पूरी लाइफ। तो भाई अगर आपके लाइफ में अगर आपका कोई ऐसा साथी है, आपका कोई ऐसा रिश्ता जो है वो आपको मिल रहा है जिसमें आपका 10% मैच नहीं है, तो फाइन विद इट। 70% पे ही आप जो है वो राजी खुशी होके कर लें, वरना फिर आगे जाके आपको 20% पे एग्री करना पड़ता है। चलिए, बहुत शुक्रिया मुस्कान, आप हमारे शो पर आई और आज हमने की ढेर सारी बातें और आज हमने आपको बताया कि जी जेनजी की तरबियत कैसे करनी चाहिए और उनके साथ क्या ट्रीटमेंट रखनी चाहिए, और दूसरा ये जो रिश्ता कल्चर है इसमें आपको किस तरीके से जो है वो एक्ट करना चाहिए और किस तरह से अपनी ख़ानदान के अंदर जो आपकी प्रेजेंस है वो ज़ाहिर करनी चाहिए। और ख़ानदानी मामलात जो हैं उनको ख़ानदानी मामलात रखें, लेकिन जब किसी के रिश्ते के मामलात हों तो उनको अच्छा मशवरा दें और उनको ऐसा मशवरा दें जो उनके काम आए, मुफीद मशवरा हो। शो का टाइम एंड अप हो गया है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।